वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास का एसएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व जो 2025 और 26 के लिए रिलीज़ किया गया है। तो पिछले पार्ट में हमने इतिहास को सॉल्व किया था, इतिहास के क्वेश्चन को, और आज हम करेंगे भूगोल के प्रश्न उत्तर को सॉल्व। तो ये भी 20 अंक का होगा बच्चों, ये पार्ट भी आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें 10 से लेके 15 तक बच्चों आपके एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और एक ऑप्शन को आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि समग्र विकास के लिए संसाधनों के विकास हेतु क्या अनिवार्य है, क्या जरूरी है। अपने 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले क, केवल संसाधनों का उपलब्ध होना ही पर्याप्त है। ख है विदेशी आक्रांताओं की उपस्थिति और उनका शासन। ग है प्रौद्योगिकी विकास और संस्थानिक परिवर्तन। घ है बच्चों केवल मानव संसाधन ही विकास के योगदान में सहायक हो सकते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों वो ग है, क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास होगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा और संस्थाएं ऐसी होंगी जो इस विकास को आगे बढ़ाएंगी, तभी संसाधनों का पूरा विकास होगा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, खाली बॉक्स को भरने के लिए सही विकल्प चुने। तो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है बच्चों, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी एग्जाम्पल में दे रखी है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो गन्ना, धान, गेहूं तथा दाल जैसी फसलों के लिए आदर्श मिट्टी है। वैसे ही कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी और काजू जैसी फसल के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होगी। तो इसमें बच्चों सही उत्तर है आपका घ। काली जो मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है और लेटराइट जो मिट्टी होती है वो काजू के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो काली मिट्टी है ये दक्कन के पठारों की साइड पाई जाती है, दक्कनी क्षेत्र में, और जो लेटराइट मिट्टी होती है ये पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल 628 बाघों की प्राकृतिक और शिकार के द्वारा इन कारणों से मौत हुई है। इसके साथ ही इसी काल में 349 लोगों की बाघों के हमलों से भी मौत हुई है, जिसमें केवल महाराष्ट्र में ही 200 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। तो इसका क्या कारण है। पहला है इसका बच्चों शिकार प्रजातियों में कमी के कारण बाघों की भोजन की आपूर्ति का कम होना, तो ये नहीं है। ख है बच्चों संरक्षित क्षेत्रों में मनुष्यों एवं वन्य जीवों के संघर्ष का बढ़ना। तो इसका सही उत्तर ख है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। वनों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे स्थानों पर लागू होता है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरल ऐसे राज्य हैं बच्चों जहां पर अधिकांश जो वन है वो आरक्षित श्रेणी में और संरक्षित श्रेणी में आते हैं। उनका जो प्रबंधन है, उनका जो मैनेजमेंट है वो आरक्षित और संरक्षित वनों के अनुरूप ही किया गया है। तो इसका उत्तर क होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। भारत में किस राज्य ने छत वर्षा जल के संग्रहण को आवश्यक बना दिया है। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों वो तमिलनाडु है ग। ना तो हरियाणा में ऐसा है, ना पंजाब में और ना असम में। वर्षा जल संग्रहण होता है बच्चों जब छत पे वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ताकि वो वेस्ट ना हो। ये तमिलनाडु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के समग्र लक्ष्य का सही मूल्यांकन करता है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ख। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था प्रदान करता है और किसानों में सतत पोषणीय जल संरक्षण की आदत को निर्मित करता है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य है बच्चों, जिसमें देश के सभी खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिले और पानी का जल का जो है वो जल जो है बर्बाद ना किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। हरियाणा और पंजाब में चावल की
एक व्यावसायिक फसल के रूप में उगाया जाता है, परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका फसल के रूप में उगाया जाता है। व्यावसायिक फसलें वो फसलें होती हैं बच्चों जहां आप उस फसल को बेच के पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, और जीविका वो फसलें होती हैं बच्चों जो आपका जीवन जीने के लिए सिर्फ आहार की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, आपके भोजन की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तो भौगोलिक कारकों और आर्थिक व्यवहार के संबंध में अपनी समझ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इन क्षेत्रों में चावल की खेती में अंतर क्यों है। तो पहले कारण आएगा बच्चों भौगोलिक, 2 पॉइंट में आपको उत्तर देना है। भौगोलिक कारण क्या है? हरियाणा और पंजाब में वर्षा कम होती है बच्चों, लेकिन यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, भूमि भी समतल है, और लोगों के पास, जो किसान होते हैं, किसानों के पास पंजाब और हरियाणा में उन्नत कृषि तकनीकें हैं, यानी कि उनके पास अच्छे ट्रैक्टर हैं, अच्छे बीज हैं, जिससे वो ये खेती कर पाते हैं। और उड़ीसा में वर्षा तो अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। सीमित सिंचाई के साधन है उनके पास, और तकनीकी संसाधन भी काफ़ी कम है, जिसके कारण वो चावल केवल आत्मनिर्भरता यानी अपनी जीविका के लिए ही उगा पाते हैं। ये इसका भौगोलिक कारण हो गया बच्चों। अब आर्थिक व्यवहार क्या है इसका? आर्थिक कारण क्या है कि हरियाणा पंजाब के किसान बाजार से न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहा जाता है, सरकारी खरीद पर निर्भर होकर लाभ कमाने के लिए चावल उगाते हैं, जबकि ओडिशा के जो किसान हैं उनके पास सीमित पूंजी होती है, बाजार संपर्क भी उनके पास इतना नहीं होता, तो वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही चावल उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन आएगा, क और ख, इसमें से आपको एक पार्ट करना होता है। तो पार्ट क देखते हैं। एक व्यक्ति प एक खनिज आधारित उद्योग स्थापित करना चाहता है, उसे ओडिशा में बॉक्साइट उद्योग स्थापित करने की सलाह दी गई है, जो लाभदायक उद्यम स्थापित के लिए उपयुक्त तरीका है। इस परामर्श के पीछे के उपयुक्त कारणों का विश्लेषण कीजिए कि ये परामर्श क्यों दिया गया है कि ओडिशा में बॉक्साइट का उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला कारण ये है बच्चों कि ओडिशा में बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट वो धातु होती है बच्चों जिसको गला के एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो ओडिशा में कच्चे माल की जो मात्रा है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट वहाँ पे पाया जाता है। ये इसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कोरापुट है, कालाहांडी है, सुंदरगढ़ है, ऐसे क्षेत्रों में बॉक्साइट बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो जहाँ पे ये उद्योग स्थापित किया जा रहा है वहाँ पे तो ये कच्चा माल उपलब्ध है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है बच्चों परिवहन लागत में कमी। खनिज आधारित उद्योग कच्चे माल के पास स्थापित किए जाते हैं। बॉक्साइट खनन क्षेत्रों के निकट उद्योग लगाने से परिवहन का जो खर्चा है वो कम आएगा, यानी कि कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक ले जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन का जो खर्चा है, उसको लाने ले जाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम होगा। तीसरा है बच्चों ऊर्जा की उपलब्धता, यानी यहाँ पर इतनी ऊर्जा हो जिससे ये उद्योग चल पाए। उद्योग जो है बच्चों वो ऊर्जा से, एनर्जी से ही चलते हैं। ओडिशा में कोयला के भी बहुत बड़े भंडार हैं। फिर जल विद्युत की भी वहाँ पे संभावनाएं हैं, यानी पानी से बिजली बनाने की भी संभावनाएं काफ़ी हैं। तो एल्युमिनियम उद्योग में ऊर्जा गहन उद्योग के लिए आवश्यक है। जब एल्युमिनियम उद्योग काम करता है बच्चों तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगाई जाती है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है उन उद्योगों को चलाने के लिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। श्रम की उपलब्धता, यानी कि मजदूर आपको बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो राज्य में सस्ता और प्रचुर श्रम उपलब्ध होगा। उत्पादन लागत कम होती है और उद्योग स्थायित्व मिल जाता है, यानी कि उद्योग हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए वहाँ पे जमाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मजदूर शक्ति है, श्रम शक्ति जो है वहाँ पे काफ़ी उपलब्ध है। 5वां हमारा पॉइंट है बच्चों बंदरगाह एवं बाजार तक पहुँच। जो उड़ीसा है बच्चों, उड़ीसा में बच्चों बंदरगाह, क्योंकि बंदरगाह काफ़ी हैं वहाँ पे, बाजार काफ़ी हैं वहाँ पे। एक पारादीप जैसा प्रमुख बंदरगाह है जहाँ से आप तैयार माल को दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं, और कच्चे माल का आयात करने में भी आपको सुविधा होगी, जिससे इस उद्योग की वहाँ पे सलाह दी गई है। 6 पार्ट है बच्चों इसी का।
कि कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं बच्चों जो जमीन खोदकर हम निकालते हैं और जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जैसे हमारा पेट्रोल है, कोयला है, ये जीवाश्म ईंधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान का मूल्यांकन करते हुए इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो आपको ये बताना है कि कोयला जो है वो इतना महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, फिर भी वो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या उसका योगदान है, क्या मूल्यांकन है उसका। तो कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुआयामी योगदान देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा योगदान है कोयले के भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लाने में। पहला है इसका बच्चों ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां कारखाने होते हैं ना बच्चों, तो उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हद तक कोयला ही पूरी करता है। भारत की अधिकांश ताप विद्युत परियोजनाएं कोयले पर आधारित है। जैसे देश की बड़ी आबादी और उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को कोयले से ही पूरा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों औद्योगिक विकास में योगदान। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, सीमेंट का उद्योग है, रसायन उद्योग है जिनमें उर्वरक बनाया जाता है, ऐसे उद्योग हैं। इन उद्योगों में भी कोयले का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फिर है रोजगार सृजन। कोयला खनन जब किया जाता है बच्चों खानों से, तो वहाँ पे भी लोगों को काम दिया जाता है। बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस खनन से जुड़े हुए होते हैं, जिससे उनको रोजगार मिल जाता है। फिर है बच्चों परिवहन एवं अवसर संरचना विकास। कोयला उत्पादन क्षेत्र में रेलवे लाइनों, सड़कों और बंदरगाहों का विकास हुआ है। पांचवा पॉइंट है बच्चों सरकारी राजस्व एवं आर्थिक स्थिरता। कोयला खनन से सरकार को काफी कर प्राप्त होता है। रॉयल्टी और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ से भी आय प्राप्त होती है और राष्ट्रीय आय का बहुत मुख्य स्रोत ये कोयला बनता है। तो कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है बच्चों। ये आपका एक केस आधारित प्रश्न होता है और ये 4 नंबर का होता है। इस पैराग्राफ से जुड़े ही क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं बच्चों, जिसको पैराग्राफ को पढ़ के आपको इनका जवाब देना होता है बच्चों। तो पहले आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर अपने पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। तो आपके विचार में वैश्विक कचरा 2050 तक क्यों बढ़ने की उम्मीद है? तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है बच्चों, क्योंकि तेजी से जो आर्थिक विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और अपर्याप्त पर्यावरण प्रबंधन के कारण ही वैश्विक प्रदूषण बढ़ता है, जिसके कारण ये कचरा भी बढ़ जाएगा बच्चों। दूसरा है बच्चों निर्माण उद्योग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का कारण कैसे बनते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो उत्पादन के जीवन चक्र के हर चरण में बच्चों, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया हो उद्योगों में, उसमें वायु प्रदूषित होती है, जल प्रदूषण होता है और हानिकारक रसायन, कचरे जैसी चीजें पानी में छोड़ दी जाती है, ऐसे खुले में फेंक दी जाती है, जिनमें पारा होता है, शीशा होता है और स्थायित्व जैविक प्रदूषक बढ़ते हैं, जिसके कारण सारी चीजें प्रदूषित हो जाती हैं उद्योगों के कारण। तीसरा है आपका क्या वर्तमान वैश्विक गरीबी और असमानता के बढ़ने के लिए प्रदूषण को एक संभावित कारण माना जाना चाहिए? ये सही है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रदूषण सतत आर्थिक विकास को कमजोर करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता को बढ़ाता है। गरीब लोग जो प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव से खुद की रक्षा नहीं कर पाते, सबसे ज्यादा इससे पीड़ित होते हैं। मलेरिया, एड्स, पेटिक, ऐसी बहुत सारी बीमारियां इस प्रदूषण के कारण होती हैं। तो इन आंसरों को बच्चों आप पढ़ के अपने शब्दों में जितना लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लगभग आपके सभी क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 होगा बच्चों, जो पैराग्राफ आधारित होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।